मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कर्णवीर और पुनः आप सबों का अपने YouTube चैनल मैथ स्पेशल पे स्वागत करता हूं। और आज हम लोग नंबर सिस्टम को आगे कंटिन्यू करेंगे। और पिछले क्लास में हम लोगों ने नंबर्स को देखा है, नंबर सिस्टम्स को देखे हैं और अंक, उनसे बनने वाली संख्याएं और उनके मानों को देखा है। आज हम लोग विभाज्यता के नियम को देखेंगे कि दी हुई संख्या किन किन संख्याओं से विभाजित होगी। ठीक है, तो आज का जो क्लास है, आज हम लोग जानेंगे विभाज्यता के नियम। तो हेडिंग डाल दीजिए विभाज्यता के नियम। तो इसका इस्तेमाल हम लोग लगभग हर एक चैप्टर में करेंगे। और अगर आपका ये क्लियर हो जाता है तो आपका जो स्पीड है वह ऑटोमेटिक समझिए कि 25 से 30% इन्हेंस हो जाएगा, 25 से 30% बढ़ जाएगा अगर आपको इन सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज है। जैसे मान के लिए पहला विभाज्यता का नियम हम लोग जानते हैं 2 के लिए। एकदम बिल्कुल गौर से, एकदम बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा 2 का विभाज्यता का क्या नियम है। तो 2 के लिए विभाज्यता का नियम है कि वे सारी संख्याएं 2 से विभाजित होगी जिसके अंत में, संख्या के अंत में क्या क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6 और 8। अर्थात अगर संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 है तो चाहे वो संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वह 2 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। से मान लीजिए मैं लिख देता हूँ 376। तो इधर क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग सिर्फ लास्ट डिजिट देखेंगे। लास्ट डिजिट क्या है? 6 है, अर्थात ये 2 से डिविजिबल है, तो पूरी संख्या भी 2 से डिविजिबल होगी। से एक और संख्या ले लेते हैं हम, 9, 9, 9, यहाँ पे 4 लिख दिए। तो हम लोग क्या देखेंगे? सिर्फ लास्ट संख्या, लास्ट का जो अंक है, लास्ट का जो डिजिट है वो 4 है, अर्थात ये पूरा संख्या 2 से डिविजिबल होगा। अगर ये अंत का ये संख्या, अगर अंक 2 से डिविजिबल है तो ये पूरी संख्या भी 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ये तो सामान्यतः हम सब जानते हैं। देखते हैं 4 का। 4 का रूल है कि अंत के 2 अंकों से बनने वाली संख्या, चाहे संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अंत का अगर 2 अंक से जो संख्या बनेंगी, अगर वो 4 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 4 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहीं पे मैं बात करूं, ये 376 था और ये 9994 था। अगर मैं बात करूं तो अंतिम का जो 2 अंक है वो क्या है? 76। अगर ये 4 से डिविजिबल है तो 4 से इसको भाग दें तो ये 4 से डिविजिबल है। अगर इस में 4 से भाग लग जाता है, इसका मतलब है इसके आगे में अब कितना ही बड़ा संख्या ये क्यों ना हो, वो पूरा का पूरा 4 से डिविजिबल होगा। अगर मैं इसका बात करूं तो इसमें अंत के 2 अंक से बनने वाली संख्या क्या है? 94। अगर ये क्या 94 4 से भाग लगता है इसमें? तो नहीं लगता है। अगर नहीं लगता है तो आगे में कुछ भी रहेगा तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे कितना ही बड़ा संख्या मतलब लिखा रहे। हम लोग सिर्फ क्या देखेंगे कि अंतिम का जो 2 अंक है उससे जो बनने वाली संख्या है, अगर वो 4 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा संख्या 4 से डिविजिबल होगा। क्या तक बात समझ में आया? सीमांश के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4, 9, 6, 5, 7, 8, 4,
5 2 9 1 2 लिख दिया। अब अगर मैं पूछूं आपसे, बताइए ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो आप तो अब इसमें 4 से तो भाग देने बैठोगे नहीं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, अंतिम का 2 अंक। अंतिम के 2 अंकों से बनने वाली संख्या क्या है, तो 12 है, और 12 4 से डिविजिबल है, यानी 12 में 4 से भाग लग जाता है। इसका मतलब इस पूरे संख्या में अब 4 से भाग लग जाएगा। आई बात समझ में? ओके। अब देखिए आपको एक पैटर्न समझ में आ रहा होगा। अगर मैं यहीं पे बोल दूं कि अब 8 का आप रूल बताइए, तो आप बता सकते हैं। तो 8 का रूल क्या होगा, इसमें अंत का 1 अंक देखते थे, इसमें अंत का 2 अंक देखते थे, इसमें अंत के 3 अंक को देखेंगे। अंत के 3 अंकों से बनने वाली संख्या, बनने वाली संख्या। अगर कोई नंबर दिया हुआ है और उसका अंतिम 3 अंक से जो संख्या बन रही है, अगर वो 8 से डिविजिबल है, इसका मतलब है कि वो पूरा का पूरा संख्या 8 से डिविजिबल होगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, 8 9 7 6 4 8 4 8 दे दिया। अब इसमें देखिए जो अंतिम 3 अंक है, अर्थात ये तीनों, इससे बनने वाली संख्या क्या है, 848। हम 8 से सिर्फ ये चेक कर लेंगे कि क्या ये 848 8 से डिविजिबल है। अगर हाँ, तो आगे में कुछ भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और पूरा का पूरा संख्या 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पैटर्न समझ में आ गया। तो आपको याद रटना नहीं है, होगा, आप आराम से समझ गए कि अगर 2 से चेक करना है तो अंतिम अंक देख लेंगे, 4 से चेक करना है तो अंतिम 2 अंक को देखेंगे, और अगर 8 से चेक करना है तो अंतिम 3 अंक को देखेंगे, अगर 16 से भाग चेक करना हो तो अंतिम 4 अंक को देख लेंगे। कोई दिक्कत? ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब एक रूल देखते हैं 3 के लिए। 3 का रूल क्या है कि यदि संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 3 से डिविजिबल हो, तो पूरा संख्या 3 से डिविजिबल हो जाएगा। आइए उसको भी एक बार देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ 576। अब ये इसमें 3 से भाग लगेगा या नहीं लगेगा, ऐसे हम कैसे जानेंगे? तो क्या करेंगे, इसमें 3 अंक है। अब आपको ये सब में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अंक संख्या, इसमें 3 अंक है, क्या क्या, 5 7 और 6। अब इस तीनों अंक को जोड़ दीजिए, 7 5 12 और 12 6 18। 18 से 3 से डिविजिबल है। अगर ये डिविजिबल है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा संख्या 3 से डिविजिबल होगा। है बात समझ में? ये नहीं कि अगर कोई भी संख्या, अगर मान लीजिए मैं एक और संख्या दे देता हूँ 5 7 9 8 6 3 9 4 2, हम कहेंगे ये संख्या 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो क्या करेंगे, तो सबको पहले जोड़ दीजिए, 5 7 12 12 9 21 8 29 6 35 3 38 9 47 4 51 2 53। ये तो 3 से डिविजिबल है नहीं। अगर ये 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये पूरा संख्या भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। इसका मतलब है अगर इसमें 3 से भाग नहीं लग रहा है, इसका मतलब तब इसमें भी नहीं लगेगा। है बात समझ में? ओके। अब जो रूल 3 के लिए था, सेम रूल है 6 के लिए, सॉरी 9 के लिए। अब 9 के लिए क्या रूल है कि यदि संख्या के अंकों का योग 9 से डिविजिबल है, तो पूरी संख्या भी 9 से डिविजिबल होगी। एग्जाम्पल में आप यही लिख लीजिए, ये 576 था,
इसका योगफल कितना आया 18, और 18 में 9 से भाग लगता है, इसका मतलब है पूरी संख्या में 9 से भाग लगेगा। ठीक है, दूसरा यहाँ देखिए क्या है नन्नू, ये संख्या था, इस संख्या के अंकों का योग कितना है 53, और इस 53 में 9 से भाग नहीं लगता है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस पूरी संख्या में 9 से भाग नहीं लगेगा। कोई दिक्कत? ओके, हम लोग 2, 4, 8, 3 और 9 देखें। अच्छा बचा है 5, 5 का भी रूल देख लेते हैं। अब यहाँ पे एक पैटर्न दिखाई देगा, 5 का देखने के लिए क्या करेंगे, सिर्फ अंतिम अंक देखेंगे। क्या देखेंगे? अंतिम अंक। और अगर अंतिम में क्या है 0 और 5 आए तो वो संख्या 5 से डिविजल हो जाएगा। देखिए अभी आप बिल्कुल बच्चा वाला चीज़ है, लेकिन यही सब चीज़ें आपको समझने आए, और जब हम लोग सवाल में इस चीज़ को अप्लाई करेंगे तो वहाँ आपको पता लगेगा कि ये सब कितना इंपॉर्टेंट था। से मान लीजिए मैं कुछ भी संख्या लिखा हूँ, चाहे इसके आगे में कुछ भी रहे, हम अगर पूछेंगे क्या ये 5 से डिविजिबल है या इसमें 5 से भाग लगेगा, तो सिर्फ आपको ध्यान देना है कि अंत में क्या है। अगर अंत में 0 रहे, 5 रहे, तो वो पूरी संख्या 5 से डिविजल होगी। अच्छा 25 से क्या होगा रूल, अब आप बता सकते हैं मुझे। 25 से अगर रूल चेक करना है तो अंतिम 2 अंकों से बनने वाली संख्या को देखेंगे। अंतिम 2 अंकों से बनने वाली संख्या, अगर अंतिम 2 अंकों से बनने वाली संख्या 25 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 25 से डिविजिबल होगी। जैसे देखिए 4, 5, 9, 6, मैं एक बहुत बड़ा सा संख्या लिखा। अब आपको इसमें मैं पूछूं क्या इस संख्या में 25 से भाग लगेगा, तो आपको पूरा भाग नहीं देना, तब देखना क्या है अंतिम 2 अंक। अंतिम 2 अंक से बनने वाली संख्या क्या है 50 है, और इस 50 में 25 से भाग लग जाता है, इसका तो इस पूरे संख्या में 25 से भाग लग जाएगा। ओके, एक और एग्जांपल ले लीजिए। अगर मैं पूछूं क्या इसमें 25 से भाग लगता है, तो आपको भाग दे के देखना नहीं है, सिर्फ अंतिम 2 अंक देख लेना है। अंतिम 2 अंक क्या है, अंतिम 2 अंकों से बनने वाली संख्या है 45, और इस 45 में 25 से भाग नहीं लगता है। अगर इस 45 में नहीं लगता है, इसका मतलब इस पूरे संख्या में नहीं लगेगा। कोई दिक्कत? मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब थोड़ा सा, अब आपको पैटर्न अगर समझ में आया होगा तो आप 125 के लिए भी अपने से रूल बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ, और आते हैं हम लोग 5 का हो गया, एक बार 6 का देखिए। तो 6 के लिए रूल है कि पहले हम लोग 6 का गुणनखंड करके देखते हैं। ये सबसे यूनिक रूल है और ये सबसे अच्छा तरीका है। अब देखिए 6 का 2 गुणनखंड होता है। सहभाज्य गुणनखंड का बात करूं तो 2, 3, अर्थात अगर कोई संख्या 2 से डिविजिबल है और उसके साथ साथ 3 से डिविजिबल है तो वह 6 से भी डिविजिबल होगा। अर्थात अगर किसी संख्या में 2 से भाग लग जा रहा है और 3 से भाग लग जा रहा है तो डेफिनेटली उस संख्या में 6 से भी भाग लगेगा। कोई दिक्कत? से मान लीजिए अब मैं बात करूं, यहाँ पे मैं लिखता हूं यदि संख्या 2 तथा 3 से विभाज्य हो
ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 4 3 7 2 और मैं पूछूँ कि क्या ये 6 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे मुझे 2 रूल अप्लाई करने होंगे। 2 चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले इसमें 2 से भाग लगना चाहिए। तो 2 से भाग लेने के लिए क्या रूल था भाई, कि लास्ट में 0 2 4 6 8, तो भाई लास्ट में 2 तो है, इसका मतलब ये 2 से तो डिविजिबल है। अब चेक करेंगे क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो उसके लिए क्या रूल था भाई, कि सबको जोड़ना है। 4 3 7, 7 7 14, 14 2 16, और ये 16 3 से डिविजिबल नहीं है। अर्थात अगर इसमें नहीं लग रहा है, इसका मतलब है इसमें 2 से तो लग रहा है भाग, लेकिन 3 से, 2 से तो खड़े लग रहा है, लेकिन 3 से नहीं लग रहा है। इसका मतलब है कि इसमें 6 से भी नहीं लगेगा। इसका मतलब है 6 से लगने के लिए क्या चाहिए भाई, 6 से विभाज्यता का नियम, सीधी सी बात है, एक जो रूल निकल के आया कि अगर किसी संख्या में 2 से भाग लगेगा और 3 से भाग लगेगा, तो डेफिनेटली उसमें 6 से भी लगेगा। अब यहाँ से एक पैटर्न को समझिए। अगर मैं आपको पूछूं कि भाई 12 का रूल बताइए, तो आपको डायरेक्टली 12 का तो कोई रूल मिल नहीं से रहा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 12 के पहले हमको गुणनखंड बताइए क्या क्या हो सकता है। एक हो सकता है 1 गुना 12, दूसरा हो सकता है 2 गुना 6, तीसरा हो सकता है 3 गुना 4, 1 12 2 6 और 3 4। ठीक है, मुझे ये बताइए इसमें से सअभाज्य कौन सा है। अब आप यहाँ नहीं कह सकते सअभाज्य क्या होता है, पिछले क्लास में हम लोगों ने इसीलिए बहुत ही अच्छे से समझे थे उसको। सअभाज्य मतलब जिसका कॉमन फैक्टर केवल एक हो। चलिए ये तो होने से रहा, इसका कॉमन फैक्टर 2 आ जाता है, इसका मतलब ये तो नहीं होना है, ये भी नहीं होना है, ये होना है। अर्थात अगर किसी संख्या में, अब यहाँ से देखिए एक नया रूल आ गया, आपको इसीलिए पैटर्न सोचने के लिए मैं बोल रहा हूँ। अगर किसी संख्या में 3 से भाग लगता है और उसी संख्या में 4 से भाग लगता है, तो डेफिनेटली उस संख्या में 12 से भी भाग लगेगा। अब एक रूल हो गया, आई बात समझ में। यदि किसी संख्या में 3 तथा या 3 और 4 दोनों से भाग लग जाए, तो वह संख्या 12 से भी विभाजित होगी। कोई दिक्कत? ओके। अब आप 15 का रूल देख लीजिए। अब आप अपने मन से फटाफट बता दीजिएगा कि अगर किसी संख्या में 3 और 5 से भाग लग जाए तो 15 से डिविजिबल हो जाएगा, है कि नहीं। आप 18 का रूल देख लीजिए। 18 के लिए अब देखिए 18 का और भी गुणनखंड हो सकता है। देखिए 1 गुना 18, 2 गुना 9, 3 गुना 6, ये 3 चीज़ होता है। अब मैं बात क्या हूँ क्या, अभाज्य सअभाज्य संख्या याद कीजिए। अब सअभाज्य संख्या के अगर मैं बारे में बात करूँ तो ये तो नहीं होना है, ये भी नहीं होना है, क्योंकि इसका अगर कॉमन फैक्टर की बात करें तो इसमें 3 आ जाएगा। इसमें तो ये खुद एक 18 शामिल है। इसका मतलब ये मेरा, इसका मतलब यहाँ पे हम लोग क्या रूल बनाएंगे कि अगर कोई संख्या 2 से और 9 से डिविजिबल है, या अगर किसी संख्या में 2 से भाग लग जाता है और 9 से भी भाग लग जाता है, तो पूरी संख्या में 18 से ये भाग लगेगा। कोई दिक्कत? यहाँ तक बात समझ में आ रहा है क्या? मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको आ रहा होगा। ठीक है, अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप ज़रूर बोलिएगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई आप हमको 24 के लिए क्या रूल दीजिएगा। 24 का विभाज्यता का नियम बताइए, आप बता सकते हैं। तो 24 के लिए क्या क्या रूल होगा भाई। इसका अगर मैं गुणनखंड का बात करूँ तो 2 12, 3 8, 4 6, और कुछ हो सकता है क्या? नहीं।
तो देखिए अभाज्य खंड का बात क्या आएगा, 3 और 8। इसका मतलब है कि अगर किसी संख्या में 3 से भाग लगता है और 8 से भाग लगता है तो पूरी संख्या में 24 से भाग लगेगा। ओके, मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आप 30 का रूल बता के दिखाइए, 30 का रूल बताइए, आप आराम से बता सकते हैं। इसके ज़रूरी नहीं कि मैं जो बोलूँगा सिर्फ वही रूल पॉसिबल है। जब मैं अगर 30 का बात करूँ तो क्या क्या हो सकता है, 2 15, 3 10, 5 6। अब ज़रा गौर से देखिए तो ये सब अप्लीकेबल है। अगर किसी संख्या में 2 से और 15 से भाग लग जाए तो डेफिनेटली उस संख्या में 30 से लगेगा, या 3 या 10 से लग जाए तो यहाँ पे हम लोग ये चेक कर सकते हैं 3 और 10। अगर किसी संख्या में 3 से भाग लग जाता है और 10 से भाग लग जाता है उसमें 30 से भाग लगेगा। दूसरा रूल आप बता सकते हैं कि अगर किसी संख्या में 5 और 6 दोनों से भाग लग जाए, अगर कहें कि इसमें अगर 5 से भी भाग लग जाए और 6 से भी भाग लग जाए तो उस संख्या में 30 से भाग लगेगा। ये भी सही है। यानी कि अब आपको कुछ भी रटने का ज़रूरत नहीं है, आपके पास पर्याप्त रूल है, आप चीज़ों को समझ सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक और विभाज्यता का नियम है, एक बार उसको देख लेते हैं क्योंकि उसका ज़रूरत पड़ता है कभी कभी। 10 का तो बताने की कोई ज़रूरत है नहीं, 10 का तो सीधा रूल है भाई, अगर अंत में 0 है तो वह 10 से डिविजल होगा, अगर 0 नहीं है तो डिविजिबल नहीं होगा। सीधी सी बात है, इसमें कुछ लिखना और पढ़ना नहीं है। अंत में क्या देखना है, अंत में 0 हो, बस इतना सा जानना है। जानना है आपको 11 के बारे में, 11 का विभाज्यता का नियम। देखिए इसको गौर से आप समझिएगा, ठीक है। और अगर आप अभी ये क्लास कर रहे हैं तो इसके प्रीवियस वाला क्लास करिए, तब आपको अंक और संख्या समझ में आएगा। आइए मैं इसके बारे में बात करता हूँ, गौर से सुनिएगा। 11 का विभाज्यता का नियम है, यदि किसी संख्या में सम स्थानों के अंकों का योग, लिखता हूँ, यदि किसी संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो या फिर 11 का गुणज हो। गुणज अर्थात मल्टीपल। देखिए मैं लिख तो दिया, आप इसको समझिए थोड़ा सा, इसको समझते हैं। अगर एक संख्या में लिख देता हूँ, चलिए एक संख्या लिखा। अब बात आता है क्या है, किसी संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग। ये एक संख्या जरूर है, इसमें कई सारे अंक हैं। अब सम स्थान मतलब दूसरा, चौथा, छठा, आठवां। तो फिलहाल तो यहाँ है नहीं, तो यहाँ देखते हैं। 8 6 14 योगफल, और 14 9 23। ओके, विषम स्थानों के अंकों का योग। विषम स्थान क्या है, ये बचा विषम स्थान, जुड़िए जरा इसको। 9 7 16 5 21 6 27। स्थानों के अंकों का योग, योग हो गया, का अंतर।
इसका मतलब इसके बीच का जो डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 4 का है, का अंतर या तो शून्य हो या फिर 11 का गुणज हो। अब यहाँ पे देखिए ये तो एक, यानी या तो जो अंतर है, अंतर क्या क्या होना चाहिए? या तो 0 हो या 11 का गुणज हो, अर्थात 11 हो, 22 हो, 33 हो, 44 हो, अर्थात 11 के गुणज का ही हो, तो वो पूरा का पूरा संख्या 11 से डिविजिबल होगा, अर्थात उसमें 11 से भाग लगेगा। फिलहाल देख लीजिए, इसका अंतर 4 आया, अर्थात इसमें 11 से भाग नहीं लगेगा। है बात समझ में? मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अभी हम लोग कुछ नहीं देख रहे थे, अभी सिर्फ विभाज्यता के नियम देख रहे थे कि कैसे हम लोग जांचेंगे कि कोई भी संख्या किस संख्या से विभाज्य है। ठीक है, तो अब हम लोग संख्या की अभाज्यता की जांच करने को देखेंगे, अर्थात दी गई संख्या अभाज्य है या नहीं है उसकी जांच को देखेंगे। ठीक है, ये कितना महत्वपूर्ण है, सोचिए कि एक संख्या मान के मैं लिख दूं 129, ठीक है, और मैं पूछूं कि बताइए कि ये अभाज्य है या भाज्य संख्या है, तो आप कैसे पता करोगे? तो इसके लिए हम लोग देखेंगे कि इससे बड़ा कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या है। अब ये पूर्ण वर्ग अगर आपको नहीं समझ में आता है तो यहीं पे मैं लिख देता हूं पूर्ण वर्ग संख्या, अर्थात कंप्लीट स्क्वायर नंबर, ऐसी संख्या जिसका कि पूरा पूरा वर्गमूल निकले उसको हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या बोलते हैं। वैसे होता है पूर्ण घन संख्या, कंप्लीट क्यूबिक नंबर, अर्थात जिस संख्या का पूरा घनमूल प्राप्त हो उसे हम लोग पूर्ण घन संख्या बोलते हैं। फिलहाल यहाँ 129 का मैं बोल रहा हूँ कि इससे बड़ा पूर्ण वर्ग संख्या, अर्थात इससे बड़ा ढूंढिए जिसका वर्गमूल निकलता है। 129 है तो इससे बड़ा है, इससे छोटा है 121 11 का, और इससे बड़ा है 144, अर्थात ये 144 से। अब 144 का वर्गमूल कितना होता है भाई? इसका वर्गमूल होता है 12। अब 12 से छोटा जो भी अभाज्य संख्या है, 12 से छोटा अभाज्य संख्या क्या क्या है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। ये चार संख्या आया। बस इस 4 संख्या से इसको चेक कर लेंगे कि क्या ये डिविजिबल है। अगर आंसर आ गया, अगर इस चारों से भाग लग गया, इस चारों में से किसी से भी लग गया, इसका मतलब ये भाज्य है, और अगर इस चारों से नहीं लगा इसका मतलब वो अभाज्य है। जैसे मैं अगर पूछूं, अब आपको जहन में आएगा कि भाई विभाज्यता का नियम क्यों बताया गया था। जैसे अगर मैं पूछूं क्या इसमें 2 से भाग लगता है, तो कुछ देखना नहीं है, अंत का देखना है। क्या इसमें 5 से लगता है, सिर्फ अंत का देख लेंगे। 3 से चेक करते हैं तो 9 2 11 1 12, और 12 तो डिविजिबल है 3 से, अर्थात इसमें 3 से तो भाग लग गया। इसका मतलब ये 129 जो अभाज्य संख्या नहीं है। आई बात समझ में? एक और एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताइए 221 हमको चेक करके बताइए कि ये अभाज्य है या भाज्य है। तो क्या कीजिएगा, तो इससे बड़ा ढूंढेंगे जिसका कि पूरा वर्गमूल निकलता है। तो क्या है भाई 225, 15 15 225, अर्थात इसका वर्गमूल क्या
15। अब बस 15 से छोटा अभाज्य संख्या देख लीजिए, क्या क्या, 2, 3, 5, 7 और 11 और 13। अर्थात इस संख्या को इस 6 संख्या से चेक कर लेंगे कि या इस 6 में से किसी एक से भी ये डिविजिबल है। अगर हो गया तो भाज्य नहीं है, और अगर इसमें से किसी से नहीं भाग लगा, इसका मतलब ये संख्या अभाज्य है। बात समझ में आई क्या? यानी यहाँ से आप संख्या अभाज्य है या नहीं ये आप जान सकते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, आज हम लोग बहुत सारे टॉपिकों को पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा सा ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, बट मैं मान के चलता हूँ कि आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। अब हम लोग भाज्य और अभाज्य है या नहीं है इसके बारे में जान गए। चलिए, एक टॉपिक और लिख लीजिए कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, और एक होता है भाजकों की संख्या। ये दो चीज़ एग्जाम में अभी एनटीपीसी के एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, आपको जो दिया जाएगा, आपको कुछ इस तरह से दिया जाएगा, x पे पावर m, y पे पावर n, z पे पावर p, मान के ये दिया गया है। और अब पूछ दे आपसे इस फॉर्मेट में, जहाँ की ये जो x, y और z, गौर से मेरे शब्दों को सुनिएगा तब समझ में आएगा, अदरवाइज सब बराबर हो जाएगा। जहाँ x, y और z अभाज्य हैं, अगर इस फॉर्मेट में है तो जो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है वो हो जाती है m प्लस n प्लस p, अर्थात जो पावर है वो सब आपस में जुट जाता है। जबकि भाजकों की जो संख्या है वो हो जाती है, सबको बढ़ाते जाइए, एक एक बढ़ाते जाइए, m प्लस 1, n प्लस 1 और p प्लस 1, सबका गुणनफल। याद रहा? अगर आपको मैं एक बार फिर से अगर मैं बात करूं, अगर एक संख्या इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, a पे पावर m, b पे पावर n और c पे पावर p, जहां a, b और c तीनों अभाज्य हैं। कई बार तो अभाज्य दे देगा, और अगर नहीं दिया तो आपको निकालने के लिए पूछ दिया जाएगा। आई बात समझ में? आइए एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं। अगर मैं दे दूँ 2 पे पावर 6 इंटू 5 पे पावर 7 इंटू 3 पे पावर 4, और यहाँ से पूछ दे आपसे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, और दूसरा पूछ दे भाजकों की संख्या,
तो ये तो सिम देखिए, तो मेरा जो ए बी सी का जो फॉर्मेट का मैं बात कर रहा था, ये 2, 5 और 3, ये तीनों अभाज्य है। अर्थात अभाज्य गुणनखंड का जो संख्या वो इसको, इसमें जो पावर है उसको नॉर्मली ऐड कर देंगे। 6, 7 और 4, अर्थात कितना हो गया? 7, 6, 13, 4, 17। और अगर भाजकों की संख्या पूछ ले तो सब में 1 1 ऐड करना है और सबको गुना कर देना। अर्थात ये जो 6 था उसमें 1 ऐड करेंगे तो ये 7 हो जाएगा। एक बार कर देते हैं, ठीक है। गुना 7 था उसमें 1 ऐड कर देंगे, 8 हो जाएगा। गुना 4 था उसमें 1 ऐड कर देंगे, कितना हो गया दोनों? 7, 7 8 56 और गुना 5, अर्थात 0 6 5 30 के 0 तो 3 28, इतना ना, एक 0 कम होगा, ठीक है। अर्थात ये गया, हाँ। आई बात समझ में? कभी कभी आपको इस तरह से नहीं दिया जाएगा। आपको अगर मैं यहीं पे पूछ दूं कि आप मुझे बताइए 72 का अब मैं यहीं पे अगर मैं सवाल कर दूं कि 72 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या और भाजकों की संख्या बताइए। अब तो 72 तो उस फॉर्मेट में है नहीं, तो पहले 72 को उस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। क्या करेंगे? 72 का गुणनखंड कर देंगे 36 बार में 2 से, 18 बार में 2 से, ये हो गया। अर्थात 2 पे पावर 3 गुना 3 पे पावर 2, तो 72 था, पहले इसको हम लोग इस फॉर्मेट में लिख लिए। और अब तो ये आपके लिए आसान हो गया। क्या हो गया? 3 2 5। और अगर इसमें बात करूँ तो कितना हो गया भाजकों की संख्या? 3 1 4 और 2 1 3, 4 गुना 3 अर्थात 12। यहाँ तक बात समझ में आया क्या? हाँ, तो इस तरह से ये काम करती है। तो अभी तक हम लोगों ने 2 चीज़ और सीखा कि अगर कुछ दिया हुआ है उसके आधार पे एक और चीज़ देख लेते हैं। यहीं पे एक सवाल और देख लीजिए, फिर कुछ सवाल मैं आपके लिए छोड़ दूंगा, ठीक है। एक सवाल लिखिए आप, 8 पे पावर 4 9 स्क्वायर 5 पे पावर 7। क्या आप इसका हमको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या और भाजकों की संख्या बता सकते हैं, या मुझे ये बताना पड़ेगा? बोलिए। आप वीडियो को पॉज करके पहले इसके बार बनाइए, ओके ओके। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बना लिए होंगे, ठीक है। आइए अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, फिर आप लोग मिला लीजिएगा। यही था। अब गौर ये करना है कि क्या ये, मैं यहाँ पे बात किया था कि ये ए बी सी तीनों अभाज्य होनी चाहिए। क्या ये 8 9 और 5 अभाज्य है क्या? तो डेफिनेटली नहीं है। तो पहले मुझे इसको इस फॉर्मेट में लाना होगा।
ओके, तो क्या करेंगे, ये जो 8 है इसको अभाज्य संख्या के रूप में क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 3 और इस पे होल पावर 4। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 पे पावर 2 होल पे पावर 2 और 5 तो ऑलरेडी है पहले से अभाज्य, अर्थात ये हुआ 2 पे पावर 4 तिया 12, 3 पे पावर 2 दूनी 4 और 5 पे पावर 7। और अब ये उस फॉर्मेट में है जिसका हमें तलाश था, अर्थात अब देखिए ये और ये तीनों अभाज्य संख्या हैं, और अगर ऐसा है तो अब हम लोग अभाज्य गुणनखंड भी निकाल देंगे। क्या होगा दोनों, 12 जोड़ 4 जोड़ 7 और भाजकों की संख्या 13 गुना 5 गुना 8। कोई दिक्कत? मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ सवाल मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, उसको आप लोग सॉल्व करके आइए, सॉल्व करके मेरे कमेंट में डाल दीजिएगा। ठीक है, 25 पे पावर 3 गुना 6 स्क्वायर गुना 12 पे पावर 5 के अभाज्य गुणनखंड बताना है और भाजकों की संख्या बताना है। इसको आप HW1 लिख लीजिए। ओके, लिख लिए? दूसरा सवाल लिखिए। टू लिख लीजिए। 5 पे पावर 5 12 पे 5 8 पे 3। इसका भी आपको अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालना है और भाजकों की संख्या निकालना है। ये 2 होमवर्क आपके लिए रहा। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। एक बार आप आज हम लोग देख लेते हैं कि आज हम लोग पढ़े क्या क्या। ठीक है, हाँ, तो आज हम लोगों ने विभाज्यता के नियम को देखा, वो बनते कैसे हैं उसको भी देखा, ताकि इन फ्यूचर कभी भी आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, उसके बाद संख्या के अभाज्यता की जांच को भी सीखा कि कैसे अगर संख्या कोई दिया हुआ है तो वह अभाज्य है या नहीं है, उसके जांच को भी देखने के लिए सीखा। साथ ही हम लोगों ने आज पढ़ा कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे और साथ ही साथ भाजकों की संख्या कैसे निकालेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। अगर इन सारे बिंदुओं में से किसी में भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में ज़रूर डालिए, और जो होमवर्क के लिए जो कुछ क्वेश्चंस को रखा गया है आप उसका भी सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और इस वीडियो को ज़रूरतमंद विद्यार्थी तक पहुंचाते रहिए। धन्यवाद।